जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वी नेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में। आपका स्वागत है जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को। सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं भारतीय वायुसेना को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। भारतीय वायुसेना अपने मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के अंतर्गत लगातार बढ़ रही है आगे, और सुखोई 30 MKI को लेकर कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था कि कैसे 100 की संख्या में जो इनिशियल वेरिएंट है सुखोई 30 MKI के, इनको रिटायर किया जाएगा 2045 तक। लेकिन अब रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि इंडियन एयरफोर्स इस समय सुखोई 30 MKI को मिसाइल ट्रक में कन्वर्ट करने पर काम कर रही है, जहां पर इनकी स्ट्राइक कैपेबिलिटी को काफ़ी इन्हेंस किया जाएगा और इन्हें लॉन्ग रेंज की जो एयर टू सरफेस वेपन सिस्टम है उससे इक्विप किया जाएगा, और ये एक लंबे समय तक एयरबॉर्न रह सके इसके लिए भी जो जरूरी मॉडिफिकेशंस हैं वो किए जाएंगे। आपको बताते चलें कि जो इन्हेंस फायर पावर है ये हमें अलग अलग मिसाइल्स के दम पे देखने को मिलेगी। जैसे कि अगर हम रुद्रम सीरीज़ की बात करें तो ये जो एयर टू सरफेस मिसाइल्स हैं इनमें बेसिकली आपको रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 और रुद्रम 4 देखने को मिलेगी भविष्य में, जो कि सुखोई 30 MKI की जो ग्राउंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देंगी। अगर हम पर्टिकुलरली रुद्रम 3 और 4 की बात करें तो यहाँ पर ये जो मिसाइल्स होने वाली हैं ये हैवी हिटर होंगी, यानी लॉन्ग रेंज पर जाकर के हाइपरसोनिक स्पीड पे एनिमी टारगेट को न्यूट्रलाइज करने की जो कैपेबिलिटी है वो इन मिसाइल्स के पास उपलब्ध होगी। इसके अलावा सुखोई 30 MKI एक ऐसा यूनिक एयरक्राफ्ट है जो कि अपने कैटेगरी में कह लें तो इकलौता जेट है जो कि 2.5 टन वजनी मैक 3 कैपेबल ब्रह्मोस एयर लॉन्च वेरिएंट को कैरी करता है। और अपने आप में ही ये काफ़ी बड़ी बात है क्योंकि इसकी जो रेंज है वो 450 किलोमीटर की है, और ब्रह्मोस ए भारतीय वायुसेना के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण भी बन जाती है। इसके अलावा ये ब्रह्मोस NG को भी होस्ट करेगा जो कि मैक 3.5 कैपेबल मिसाइल होने वाली है। सबसे खास बात तो यहाँ पर ये भी होने वाली है कि निर्भय का जो एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल वेरिएंट है ये भी इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, जिसकी रेंज 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की होने वाली है। हालांकि ये जो मिसाइल्स हैं ये अभी अंडर डेवलपमेंट हैं और बहुत जल्दी सुखोई 30 MKI को ज्वाइन करेंगी, तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कैसे सुखोई 30 MKI को एक मिसाइल ट्रक में कन्वर्ट किया जा रहा है। हमारे अगली बड़ी अपडेट पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया सर के एक बयान को लेकर आ रही है। RKS भदौरिया सर ने अभी एक मीडिया को इंटरव्यू देते हुए AMCA मार्क 2 का जो इंजन है इस प्रोग्राम पर काफ़ी जोर दिया है, और उन्होंने एक सख्त हिदायत दी है कि अगर भारत सच में ये चाहता है कि उसका जो AMCA प्रोग्राम है ये डिले को फेस ना करे और सही समय पर भारतीय वायुसेना को ज्वाइन करे, तो ज़रूरी ये है कि AMCA इंजन प्रोग्राम अब हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए, बाकी चीज़ें बाद में। उन्होंने न्यूज़ 9+ को इंटरव्यू देते हुए कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम कोई नॉर्मल प्रोग्राम नहीं है। इसके अंतर्गत 2 अलग अलग प्रकार के जो स्टेल्थ फाइटर्स हैं ये विकसित किए जा रहे हैं। हालांकि AMCA मार्क 1 को लेकर उन्होंने कहा इसके लिए तो चलिए हमने इंजन ढूंढ लिया है जहां पर इम्प्रूव्ड F414 इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन AMCA मार्क 2 की जो असली टाइमलाइन है वो जेट इंजन पर ही निर्धारित रहेगी, जो कि हम स्वदेशी तौर पर विकसित करने वाले हैं। और ये कोई खेल नहीं है, इसमें समय लगता है और इसके लिए हमें इसको सबसे बड़ी प्राथमिकता पे रखना चाहिए ताकि हम किसी प्रकार के संभावित डिले को अवॉइड कर सकें और ये प्रोग्राम एक सक्सेस की तरफ बढ़ सके। AMCA प्रोग्राम पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऑलरेडी इसको कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की जो अप्रूवल है वो मिल चुकी है, और ये हमारे लिए एक मेजर माइलस्टोन था। लेकिन अब सबसे बड़ा माइलस्टोन हमारे लिए यही होगा कि हम किसके साथ AMCA मार्क 2 का इंजन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इंडिजिनस डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, वो भी अंडर कोलैबोरेशन। और जाहिर सी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने में, इंजन टेस्टिंग में, इंजन का निर्माण में, इसके परफॉर्मेंस वैलिडेशन में एक लंबा समय लगेगा, और भारत को इसके लिए अभी से अपने आप को तैयार रखना चाहिए ताकि किसी प्रकार की दिक्कत इस प्रोग्राम से संबंधित ना हो। भदौरिया सर ने यह भी कहा कि AMCA मार्क 2 हैवली डिपेंड करेगा एक सूटेबल हाई थ्रस्ट इंजन पर, और इंजन ऐसा होना चाहिए जो कि बिना आफ्टर बर्नर का इस्तेमाल करे सुपर क्रूज करने में सक्षम हो, उसकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है काफ़ी इम्प्रूव्ड हो, और उससे AMCA की कैपेबिलिटी में किसी प्रकार का जो फ़र्क है वो ना पड़े, क्योंकि एक अप्रोप्रिएट इंजन ना होना सीधे तौर पर AMCA की कैपेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ करेगा, फिर चाहे वो स्टेल्थ हो, स्पीड हो, मनूवरबिलिटी हो, ये सब कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं, और ऐसे में भारत को यहाँ पर चीज़ें अपने हिसाब से लेके आगे बढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा निसंदेह हम इंडिजिनस इंजन विकसित कर रहे हैं, और अक्सर कावेरी इंजन का नाम जोड़कर देखा गया, लेकिन उन्होंने कावेरी इंजन को लेकर टिप्पणी करी कि कावेरी इंजन ऑलरेडी बहुत सारे जो डिलेज हैं उनको फेस कर चुका है, परफॉर्मेंस शॉर्टफॉल के से जूझ रहा है, और अभी ये तेजस प्रोग्राम के लिए सूटेबल नहीं हो पाया है। इसलिए अगर AMCA से आप इसको जोड़कर देख रहे हैं तो आप एक दिवा स्वप्न में हैं, क्योंकि कावेरी इंजन को मैच्योर होने में अभी टाइम लगेगा, और इसीलिए भदौरिया सर के विजन में जो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है यही एकमात्र रास्ता है 110 किलोटन थ्रस्ट क्लास के इंजन को विकसित करने का, जहां पर हम अलग अलग जो फॉरेन स्पेस कंपनीज हैं उनके साथ बातचीत करें, और जो सबसे अच्छा कोलैबोरेशन, सबसे अच्छा जो ऑफर है वो पेश करे, उसके साथ इन इंजन्स का निर्माण किया जा सके।
और इस पर बात करते हुए भदौरिया सर ने ये भी कहा कि एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आप मत भूलिए कि एक 5.5 जनरेशन का एयरक्राफ्ट होने वाला है, जो कि एडवांस कैपेबिलिटी के लिए जाना जाएगा। ऐसे में इंजन भी उसी हिसाब का होना चाहिए जो इस एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट को मीट कर सके। एमका मार्क 2 पर बात करते हुए उन्होंने ये कहा कि इसमें हमें जो एडवांस टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होती दिखाई पड़ेगी और ये डाइवर्स कॉम्बैट सिचुएशन में ऑपरेट होता दिखाई पड़ेगा। और इंडिया की जो हॉट और ह्यूमिड कंडीशन है उसके हिसाब से इंजन का ऑप्टिमाइजेशन और भी महत्वपूर्ण बन जाता है, तभी ये इंजन वो डिज़ायर थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम होगा जो एमका के लिए हमें चाहिए। अब अगर हम बात करें प्रैक्टिकली अभी तक ये कहाँ तक पहुँचा है पूरा मामला, तो अभी परसों ही सैफरान से एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई थी जहाँ पर एक बार उन्होंने फिर से अपनी जो प्रतिबद्धता है वो इंजन को लेकर दिखाई थी, जहाँ पर वो कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इसके अलावा जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, जॉइंट डेवलपमेंट है, इसके लिए भी तैयार हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के पास जो एक्सपोर्ट राइट हैं और जो दूसरे राइट्स हैं ये भी भारत के पास उपलब्ध होंगे, यानी भारत को इन इंजन के साथ एयरक्राफ्ट को एक्सपोर्ट करने के लिए किसी की परमिशन नहीं चाहिए होगी। तो देखते हैं अब हमें निर्णय कब तक आता दिखाई पड़ता है, क्योंकि ऑलरेडी इस समय जो सैफरान और रोल्स रॉयस के बीच में कंपटीशन है ये लगातार मजबूत होता जा रहा है और इसका फ़ायदा भारत को ही आगे चल के मिलने वाला है। हमारी अगली बड़ी अपडेट आ रही है यूरोफाइटर कंसोर्टियम और डसाल्ट एविएशन को लेकर के, और इस बार यूरोफाइटर कंसोर्टियम काफ़ी एग्रेसिव वे में डसाल्ट एविएशन के सामने आई है। यूरोफाइटर टाइफून को बनाने वाली कंपनी ने कहा है कि ये जो उनका कैंपेन है भारत के एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर, अब ये लगातार प्रगाढ़ होता रहेगा, मजबूत होता रहेगा। और उन्होंने ये कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ये चाहती है कि डसाल्ट एविएशन उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाए, जो प्राइस एक्सपेक्टेशन है उसको पूरा कर पाए, डिलीवरी टाइमलाइन पे बनी रहे। लेकिन क्या प्रैक्टिकली ये डसाल्ट एविएशन के लिए पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उनका मानना है कि डसाल्ट एविएशन इस समय अपना जो प्रोडक्शन है राफेल फाइटर्स का फ्रांस में, इसको स्केल अप करने में स्ट्रगल कर रही है। फ्रांस की कंपनी अभी सिर्फ 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक का जो टारगेट है वो 2025 में ही प्राप्त कर पाएगी। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या डसाल्ट एविएशन भारत की जो डिलीवरी स्केड्यूल है जो आउटलाइन किए गए हैं भारत की तरफ से उसको पूरा कर पाएगा? इसके अलावा जो डसाल्ट एविएशन का प्लांट भारत में खोले जाने की बात की जा रही है उसको लेकर के भी यूरोफाइटर कंसोर्टियम ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पहली बात तो ये चीज़ें इतना आसान होने नहीं वाली, और अगर हो भी गई तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज़ भारत के लिए कम नहीं होंगी, क्योंकि उनका कहना है कि भारत में अगर राफेल बनाए जाते हैं तो सबसे पहली चीज़ तो ये है डसाल्ट एविएशन चाहती है कि उनके पास फुल कंट्रोल होगा इंडियन प्रोडक्शन प्लांट का, जो कि भारत की सरकार बहुत मुश्किल है कि इस प्रकार की चीज़ें अलाउ करेगी, क्योंकि भारत ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि उनको जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और लोकल पार्टनरशिप है ये देखने को मिले मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंतर्गत। लेकिन अगर डसाल्ट एविएशन के पास फुल कंट्रोल होता है तो ये चीज़ें भारत के लिए आसान नहीं होने वाली है। इसके अलावा डसाल्ट एविएशन ने भारत को इन्फॉर्म भी किया है कि इनका जो इंडियन प्लांट है ये सिर्फ तकरीबन एनुअली 12 एयरक्राफ्ट ही बना पाएगा। तो ऐसे में अगर 12 एयरक्राफ्ट की बात करें तो यूरोफाइटर कंसोर्टियम का कहना है कि गिरी हालत में ये तकरीबन 9 वर्ष लगेंगे एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में, यानी 114 एयरक्राफ्ट को डिलीवर करने में 9 वर्ष से ज़्यादा का समय भी लग सकता है। और ये भारत की तरफ से एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि भारत इस समय एडिशनल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट चाहता है जो कि उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके, और अगर 1 दशक का समय राफेल के आने में ही लग जाएगा तो ये चीज़ सेंस नहीं बनाती है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर यूरोफाइटर कंसोर्टियम को सेलेक्ट किया जाता है तो वो 24 एयरक्राफ्ट प्रतिवर्ष की दर तक का जो प्रोडक्शन है उसको रैंप अप कर सकते हैं, और प्राइस भी राफेल की तुलना में काफ़ी कम होगा। लेकिन ये कॉल इस समय भारत के ऊपर है कि भारत किसको सेलेक्ट करता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।